everyone, welcome back to PWIIT Jam and CSI Net channel. I am Radhika Gandhi. So आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक है, which is about first law of thermodynamics. बहुत बेसिक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स से क्वेश्चन. इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं. हम बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स अप्लाई करते हैं, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. बट आज हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स एक्चुअली कहता क्या है. उसे बहुत इलैबोरेट करके समझेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स कैसे आया पिक्चर में. ऑलराइट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स समझने के लिए आपको सबसे पहले समझनी होंगी तीन टर्म्स, जो कि है इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट. इन तीनों टर्म्स का क्या मीनिंग है आपको जब तक वो समझ नहीं आएगा, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स नहीं अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली है क्या. एंड अगर आपको तीनों टर्म्स अच्छे से समझ आ गई, फिर आप खुद से ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स बता देंगे कि ये होना चाहिए. ऑलराइट, सो आफ्टर दीज थ्री टर्म्स हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स एक्चुअली है क्या, एंड उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स ने ऐसी कौन सी चीजें मिस की हैं जिसकी वजह से हमें दूसरे लॉ की जरूरत पड़ी. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स तो बाद में आया था, तो हम जानेंगे लिमिटेशंस किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन तीन टर्म्स से, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट. ऑलराइट, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है. वैसे तो खुद ही जस्टिफाइड कर रही है जो टर्म है इंटरनल एनर्जी. मतलब हमारे पास अगर कोई सिस्टम है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, अगर हम सभी की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हर एक पार्टिकल की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, सभी को ऐड करेंगे, वो हमें देगी टोटल इंटरनल एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो हम इसे U से डिनोट करते हैं. एंड ये किसके इक्वल होती है, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी. टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी. ऑलराइट, यहां पर टोटल किस लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिल के हमारा सिस्टम बना है, तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल मैटर करता है. हम हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर रहे हैं. एंड यस, ये जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट पे ही डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती. मतलब ये एक स्टेट फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी की. एंड इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है. अब इसका मतलब क्या है कि ये स्टेट फंक्शन है, मतलब ये है अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हो, मान लो ये है स्टेट 1 एंड ये है स्टेट 2. अगर हम S1 से S2 जा रहे हैं, मान लो इस पाथ से जा रहे हैं, एंड हम यहां से यहां तक दूसरे तरीकों से भी जा सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए. अगर हम ये वाला तरीका चूज करें, पाथ बी, उस केस में हमारी इंटरनल एनर्जी क्या होगी. अब इंटरनल एनर्जी होती क्या है, किसी एक पॉइंट पे हमारे सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स की ऐड ऑन करके काइनेटिक एनर्जी क्या है प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है. करेक्ट. अब ये जो स्टेट है ये तो उसी पॉइंट पे डिपेंड करेगी ना, उसी स्टेट पे. ये पाथ पे कैसे डिपेंड कर सकती है, तो चाहे आप पाथ ए से जाओ चाहे आप पाथ बी से जाओ, जो S1 है वो तो एज इट इज रहेगा, S2 भी एज इट इज रहेगा. तो उस पॉइंट पे जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, जो अरेंजमेंट होगा उन पार्टिकल्स का एट S1 एंड S2, वो तो चेंज नहीं होगा ना, चाहे आप किसी भी पाथ से चले जाओ. अल्टीमेटली आप घूम फिर के तो उसी स्टेट पे आ रहे हो. सो दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, बिकॉज ये किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल की अरेंजमेंट पे. सो स्टेट फंक्शन है बिकॉज इट
totally depends on how the particles are arranged, on how the particles are arranged, or you can say just on the arrangement of particles, how the particles are arranged at that, in that state या फिर at that moment or in that state. सो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन होती है, पाथ फंक्शन नहीं होता। ऑलराइट, ये तो है एक चीज। अब एक बात बताओ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसमें फर्क आएगा, वो डिफरेंस कैसे? तो हम जानना चाह रहे हैं विच फैक्टर्स अफेक्ट इंटरनल एनर्जी। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास थर्मल इंटरैक्शन। थर्मल इंटरैक्शन का क्या मतलब है? या तो आपके पास कोई सिस्टम है, आप उसको हीट कर रहे हो, आपने एक्सटर्नल सोर्स लगाया, हीट कर रहे हो, या फिर आपने एक हॉटर बॉडी और एक कोल्डर बॉडी को साथ में रख दिया। करेक्ट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि थर्मल इंटरैक्शन की वजह से इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि थर्मल इंटरैक्शन की वजह से जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है उसमें कैसे चेंज आता है, हम वो देखेंगे। और कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है इंटरनल एनर्जी को, वो है मैकेनिकल इंटरैक्शन। मैकेनिकल इंटरैक्शन, जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजिव इंटरैक्शन। डिफ्यूजिव इंटरैक्शन, ऑलराइट। डिफ्यूजिव इंटरैक्शन का क्या मतलब होगा? थर्मल इंटरैक्शन, मैकेनिकल इंटरैक्शन, तो आपको ये टर्म्स जानी पहचानी लग रही होंगी कि इंटरनल थर्मल इंटरैक्शन में कुछ ना कुछ हीट से रिलेटेड होगा, मैकेनिकल इंटरैक्शन में कुछ ना कुछ वर्क से रिलेटेड होगा। डिफ्यूजिव इंटरैक्शन में क्या होता है? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हो। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। तो अब एक एक करके टर्म उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल इंटरैक्शन की। सो ऑल्दो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब फिजिक्स इतनी एडवांस हो चुकी है, इस टाइम पे हमें इतना नहीं सोचना पड़ता, हमें अच्छे से मतलब पता है कि हीट होती क्या है। बट अगर आप 19th सेंचुरी के माइंडसेट से सोचो तो उनको नहीं पता था कि हीट एक्चुअली है क्या। करेक्ट। अब सबसे पहले हीट पिक्चर में आई कैसे थी? हीट डायरेक्टली पिक्चर में नहीं आई थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ ऐसे ही सामने नहीं आ जाती, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं पहले, उसके बाद कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट आती है। करेक्ट, बहुत सारी चीज़ों से पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है, फिर देखा जाता है कि हाँ ये वाला जो पैटर्न है बहुत सारी चीज़ों में यही फॉलो हो रहा है, फिर एक साइंटिफिक स्टेटमेंट आती है। तो सबसे पहले आई थी कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी क्या कहती थी? सबसे पहले आई थी कैलोरिक थ्योरी। उन्हें हीट के बारे में नहीं पता था, तो कैलोरिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका क्या मानना था कि कोई एक ऐसा इनडेस्ट्रक्टिबल फ्लूइड है। इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब आप उसे ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इनडेस्ट्रक्टिव हाइपोथेटिकल फ्लूइड। हाइपोथेटिकल फ्लूइड है, एक ऐसा फ्लूइड है जो क्या करता है, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में अगर आप ये फ्लूइड ऐड कर दोगे ना, मतलब अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट में कैलोरिक ऐड कर दोगे तो वो उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को वार्म अप कर देगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। एंड यही अगर कैलोरिक आप किसी बॉडी से निकालते हो तो उस बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो कैलोरिक को उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया था। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि if we place
और हम पिक्चर बना लेते हैं। अगर आप कोई हॉटर बॉडी लेते हो एंड अगर हम कोई एक हॉटर बॉडी लेते हैं एंड उसके साथ में कोई एक कूलर बॉडी लेते हैं, दिस इज कूलर बॉडी एंड दिस इज हॉटर, एंड अगर हम इन दोनों को साथ में थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं, तो जो कैलोरिक है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हॉटर टू कोल्डर में। ठीक है, बट इस कैलोरिक थ्योरी की बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस थी, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, जो गन होती है, गन का जो बैरल होता है वो ड्रिल करना चाह रहे थे, जो होल होता है ना वो ड्रिल करना चाह रहे थे ड्रिलिंग मशीन से, पर उन्हें बहुत सारी एकदम से हीट महसूस हुई। अब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई, इसका क्या रीजन हो सकता है? यहाँ पर तो ना कोई वार्मर बॉडी प्रेजेंट थी ना कोई कोल्डर बॉडी प्रेजेंट थी जहां से हमें कैलोरिक मिले, करेक्ट। यहाँ पर कैलोरिक थ्योरी फेल होती है। अब रीजन क्या था हीट प्रोड्यूस होने का, वो मैटर करता है। अब इस पॉइंट से कैलोरिक थ्योरी फेल हो गई थी, एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे जो कि कैलोरिक थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे। सो हम इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस केस में जितनी हीट प्रोड्यूस हुई थी ना, वो किसके प्रोपोर्शनल थी, जितना वो वर्क डन कर रहे थे ड्रिलिंग में। सो यहाँ से उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की कि जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है वो किसकी वजह से हुई है, जो वो वर्क डन कर रहे हैं। सो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सो काउंट रमफोर्ड उनका नाम था जिन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। सो वाइल ड्रिलिंग द बैरल ऑफ अ gun, he noticed some heat has been produced. अब ये जो हीट थी वो किसके प्रोपोर्शनल थी, जितना वो वर्क कर रहे थे वाइल ड्रिलिंग। ठीक है, यहां से एक और चीज है नोटिस करने वाली, वो क्या, अब वो तो जो ड्रिल कर रहे थे वो एक पॉइंट पे कर रहे थे, करेक्ट, और उन्हें हीट पूरी बॉडी में फील हुई। जो भी ऑब्जेक्ट था उस पूरे ऑब्जेक्ट में हीट प्रोड्यूस हुई थी। अब पूरे ऑब्जेक्ट में क्यों हुई थी, सिर्फ उस पॉइंट पे क्यों नहीं हुई थी? उसका रीजन उन्होंने ये दिया कि एक पॉइंट पे, एक एंड पे जब वो ड्रिल कर रहे थे, यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, पार्टिकल ने अपनी एनर्जी कम्युनिकेट की, ट्रांसफर की। मतलब हीट इज सम फॉर्म ऑफ मोशन, करेक्ट। यहां से दो चीजें आप टेक अवे कर सकते हो। एक तो है कि जो हीट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, एंड हीट इज सम फॉर्म ऑफ मोशन। हीट इज सम फॉर्म ऑफ मोशन। अब ये यहाँ से, इसी ऑब्जर्वेशन से हमारा फर्स्ट लॉ थोड़ा सा ओरिजिनेट हुआ था। इसके बाद जूल ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, आई गेस बहुत लोग जानते होंगे, पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। हम उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। जो जूल ने पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसका भी यही आउटकम था कि जितना वो वर्क डन कर रहा था वो किसके प्रोपोर्शनल था, हीट के। सो पैडल व्हील experiment performed by Joule confirmed this observation, and उसने क्या कहा, उसने भी यही स्टेटमेंट दी कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। ऑल राइट, एक चीज तो हमें पता चल गई कि जो हीट है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑल राइट, अब हम एक बार थोड़े से उस चीज पे वापस आते हैं कि जो थर्मल इंटरैक्शन हो रहा है उससे इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, हम उन तीनों फैक्टर्स को अब एक एक करके पढ़ते हैं कि इन तीनों फैक्टर्स की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज किस तरीके से आ रहा है। तो अब हम एक हॉटर बॉडी लेकर चलते हैं और एक है हमारे पास कोल्डर बॉडी। ये है हॉटर बॉडी ए एंड दिस इज बी कोल्डर। अब क्या होगा, अब हमें अच्छे से पता है कि जो एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करेक्ट। अब
होटर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, होटर वाले का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। अब अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है गैस ए की, जो ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, बिकॉज उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी ग्रेटर। अब अगर इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये कोलाइड भी करेंगे। यहां पर ये जो पार्टीशन है, यहां पर ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करेंगे। अब अगर कोलिजन होगा एनर्जी लूज होगी। अब ये जो एनर्जी लूज हुई है ना, ये कहां से कहां तक हुई है, ए से बी में एनर्जी ट्रांसफर हुई है। एंड यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हीट एनर्जी है, जो हीट है, थर्मल एनर्जी जो है वो हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी मूव करती है। अब अगर देखो, अब एनर्जी ट्रांसफर हुई ना, एनर्जी ट्रांसफर हुई, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया बिकॉज एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी लूज हो रही है ए टू बी। इस तरीके से थर्मल इंटरैक्शन की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। सो इंटरनल एनर्जी में जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है चेंज होने का, थर्मल इंटरैक्शन इज वन ऑफ देम, करेक्ट। ऑलराइट, अब दूसरे फैक्टर्स की भी बात करते हैं। तो एक बार नटशेल में अगर मैं कहूं तो जो कोलिजन हो रहा है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ए के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं बी की तरफ। ऑलराइट, so collision is responsible for the energy transfer. Collision of constituent particles is responsible, collision is responsible for the energy transfer, all right। अब हमें एक चीज तो समझ आ गई कि थर्मल एनर्जी, थर्मल इंटरैक्शन की वजह से इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज होती है। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंटरैक्शन की, विच इज वर्क। मैकेनिकल इंटरैक्शन की वजह से इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज होती है। मैकेनिकल इंटरैक्शन की वजह से इंटरनल एनर्जी में क्यों चेंज आता है। अब मैकेनिकल इंटरैक्शन वर्ड सुनते ही क्या आता है माइंड में, कुछ ना कुछ वर्क या तो सिस्टम कर रहा है या फिर हम कर रहे हैं, या तो वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। सो वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अब हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि मैकेनिकल इंटरैक्शन की वजह से हमारे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में कैसे चेंज आ रहा है, हमें ये चीज देखनी है। तो हम पार्टिकल्स के ऊपर ही चलते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, करेक्ट। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोलिजन भी होगा, वो वॉल के साथ टकराएंगे। अब जब जो पार्टिकल्स हैं वो वॉल के साथ टकराएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होगी। लेकिन हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, ये इस थर्मल इंटरैक्शन के बारे में हम ऑलरेडी अब देख चुके हैं। हम क्या देखना चाहते हैं कि अगर हम बाहर से कुछ वर्क करें, मान लो, ठीक है, तो अभी एक चीज तो नोट कर लो कि हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, बिकॉज ताकि एनर्जी लूज ना हो, मतलब जो थर्मल एनर्जी वाला फैक्टर है ना वो ना आए, क्योंकि थर्मल एनर्जी वाला फैक्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम कोलिजन्स को इलास्टिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारा पार्टिकल वॉल की कंटेनर से टकराएगा उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम बाहर से कुछ वर्क करें तो एनर्जी, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे चेंज होती है, हमें ये देखना है। ओके, अब अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, एंड हम अगर बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं, अब अगर हम इस वॉल को अगर इनवर्ड पुश कर रहे हैं, इफ वी पुश द वॉल इनवर्ड्स, क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स वॉल के पास प्रेजेंट है, जो पार्टिकल्स बिल्कुल वॉल के पास है, उनमें एनर्जी ट्रांसफर होगी बिकॉज हम बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एनर्जी आई है इन पार्टिकल्स के पास, वो एनर्जी आगे कम्युनिकेट होगी, वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, इस तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। एंड अगर यही चीज अगर आप वॉल को
बाहर की तरफ अगर हमारा सिस्टम एक्सपैंड करता है, अगर हमारा सिस्टम खुद से कुछ वर्क करता है, इफ द वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, उस केस में क्या होगा, जो वॉल है वो बाहर की तरफ आएगी। वॉल अगर बाहर की तरफ आएगी, जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट फिर से चेंज होगा, बिकॉज गैस जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी। इस तरीके से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। किस केस में? जब हम बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, या फिर हम जो हमारा सिस्टम है अगर वो कुछ काम करता है तो हमारे पास दो चीजें हैं, वर्क, इफ वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव होता है, एंड इफ वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, बीइंग डन ऑन द सिस्टम, उस केस में नेगेटिव होता है। ऑलराइट, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। तो W होता क्या है, W इज इक्वल्स टू, सो dW इज इक्वल्स टू PdV, एंड यू कैन राइट W एज इंटीग्रेशन ऑफ PdV। मतलब W है क्या, एक तरीके से अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व प्लॉट करते हो, तो एरिया अंडर जो कर्व है वो है आपका वर्क डन। ठीक है, एरिया अंडर वर्क जो है वो है हमारा वर्क डन, एरिया अंडर वर्क, एरिया अंडर कर्व। सो यहाँ पर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है। अगर हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2, वो आप इस तरीके से भी जा सकते हो पाथ ए से, बट बहुत सारे तरीके पॉसिबल है स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने के। आप इस तरीके से भी जा सकते हो, या फिर इस तरीके से भी जा सकते हो, पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी, कोई भी तरीके से जा सकते हो। अब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता क्या है, एरिया अंडर कर्व। अगर हम पाथ ए की बात करें, पाथ ए में अगर आप एरिया अंडर कर्व देखोगे तो वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर आप पाथ बी से जाते हो तो एरिया अंडर कर्व कम है। तो जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ये हमें सिंपल ग्राफ से समझ आ रहा है। सो वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। क्यों? अगर हम डिफरेंट पाथ्स लेके चले, अगर हम पाथ ए लेकर चले, पाथ ए में जो है एरिया अंडर कर्व ज्यादा होगा, एरिया अंडर कर्व इज ग्रेटर, एंड अगर पाथ बी की बात करें, एरिया अंडर कर्व कंपैरेटिवली कम होगा। करेक्ट? सो वर्क जो है वो एक पाथ फंक्शन है। ऑलराइट, अब हम इसकी जो कन्वेंशंस है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमें चाहिए प्रेशर वॉल्यूम कर्व, ठीक है, एंड अगर हमारा सिस्टम जो है वो इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहा है, यहां से यहां तक, इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, हमारी गैस एक्सपैंड हो रही है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है, मतलब जो वॉल है उसको हम नहीं पुश कर रहे, वो जो गैस है वो पुश कर रही है, बिकॉज हमारी गैस एक्सपैंड हो रही है। इस केस में जो वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज W इज इक्वल्स टू PdV एंड V इनिशियल, V फाइनल। V फाइनल की वैल्यू ज्यादा है, V इनिशियल की वैल्यू कम है, तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो Vf माइनस Vi, इफ P इज कांस्टेंट। तो अगर Vf बड़ा है, एंड जो कि हमारे केस में है भी सही, ये हमारा Vf है जिसकी वैल्यू बड़ी है, एंड ये हमारा Vi है जिसकी वैल्यू छोटी है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। एंड सिमिलरली अगर हम इसके ऑपोजिट केस की बात करें, उस केस में क्या होगा, तो हम कर्व प्लॉट करते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का, एंड हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है उसमें अब कंप्रेशन हो रहा है, मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं, वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, वॉल्यूम कम होगा धीरे धीरे। तो लेट्स से इस तरीके से है, यहाँ पर V इनिशियल था एंड यहाँ पर V फाइनल है। पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम कम है। इस केस में
वर्क जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, बीइंग डन ऑन द सिस्टम. अगर सिस्टम खुद करता है तो वो पॉजिटिव, अगर हम करते हैं तो नेगेटिव. वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. सिमिलरली हीट के लिए जो कन्वेंशंस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं. अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब्ड, ये पॉजिटिव होगा. एंड हीट रिजेक्ट हो रही है तो वो नेगेटिव होगा. हीट रिजेक्टेड इज नेगेटिव. आई होप अब मैकेनिकल इंटरैक्शन की वजह से इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज हो रही है इसका आइडिया आपको क्लियर होगा. सिमिलरली अगर हम बाहर से कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाकर ऐड कर दें हमारे सिस्टम में, तो उनके पार्टिकल के बीच का जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा. तो अगर हम बाहर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं तो भी हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है. तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है. एंड इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट when a system is constrained to undergo a change by mechanical, diffusive or thermal interactions, its internal energy changes by an amount equal to the heat transferred to it, work done on it एंड मैटर एक्सचेंज. जो अभी अभी हमने 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे उसी के ऊपर बेस्ड है. आई होप अब इस स्टेटमेंट की जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इन इंटरैक्शंस की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है. ऑलराइट, तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली है क्या. तो अगर हम सिस्टम को कुछ हीट सप्लाई करते हैं तो जो हीट है वो किस में यूज होगी, कुछ तो यूज हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के चेंज में एंड कुछ यूज होगी वर्क डन में. सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. एंड ये जो हमारा हमने इक्वेशन लिखी है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन है. बिकॉज हमने क्या लिखा है, अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हमारे सिस्टम को, वो जो एनर्जी है वो किस में यूज होगी, कुछ एनर्जी तो यूज हो जाएगी इंटरनल एनर्जी चेंज होने में एंड कुछ एनर्जी से वर्क डन होगा. करेक्ट. दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन है एंड हीट भी पाथ फंक्शन है. यहां पर हम डेल डब्ल्यू लिखेंगे. D इज फॉर स्टेट फंक्शन, डेल इज फॉर पाथ फंक्शन. वर्क हमारा पाथ फंक्शन है, ये हमने देखा है. एंड जो हीट है वो भी एक पाथ फंक्शन है. ऑलराइट, अब हमें ये तो समझ आ गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या. हम डिफरेंट सिस्टम्स पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अब अप्लाई कर सकते हैं इजीली. हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है. एंड अब बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने ऐसी कौन सी चीजें नहीं बताई जिसकी वजह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. सबसे पहली बात हमने क्या कहा था, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें क्या बताया था कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के. ये फर्स्ट लॉ ने बता दिया. ये हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि जो हीट है वो डिपेंड करती है वर्क पे कि हम कितना वर्क कर रहे हैं. राइट, बट फर्स्ट लॉ ने हमें ये नहीं बताया कि क्या हम सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कितनी परसेंटेज ऑफ हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम ऐसे ही सोचें, अगर हम सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते तो क्या आज इतना एनर्जी क्राइसिस होता कि जो फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं हमारे, हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती अगर हम सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते. बिकॉज हमारे पास सन है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. हमें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत होती ही नहीं फ्यूचर के लिए. बट
हम सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ सेकेंड लॉ से आई थी। वन मोर थिंग जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने नहीं बताई थी उसके बारे में भी बात करते हैं। सो यहाँ पर लिख लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट, हाउ मच अमाउंट या फिर परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हीट can be converted to heat, to work, I mean how much amount of heat can be converted to work, ये फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया था। एंड फर्स्ट लॉ ने क्या नहीं बताया था कि हमारे जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरीके से इवॉल्व करते हैं, ये डायरेक्शन भी नहीं बताई थी। सो डायरेक्शन of evolution, direction of evolution of natural processes, of natural processes, और इसका आंसर दिया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इतना ही था, आपको इतना ही पता होना चाहिए। एंड अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आता है, मतलब सीधे सीधे इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो स्टेटमेंट है दैट डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू, ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजीली कर पाओगे on the basis of these two things, that internal energy state function है, work path function है, heat भी path function है, and जो first law of thermodynamics की जो statement है वो conservation of energy की statement है। All right, see you in the next one. Thank you very much.